चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहाँ पर पता है कि आज का जो सेशन है ये आपका सबसे खतरनाक सेशन होने वाला है यूट्यूब के इतिहास में। अगर हम बात करें तो सभी बच्चे यहाँ पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। और आज के सेशन में आप लोग देखोगे कि 11 से लेके 19 यूनिट तक के जो यहाँ पे रचनाएं हैं उनकी विधाएं क्या हैं और आखिर उसका सार तत्व क्या है और आखिर कवि का जीवन परिचय क्या है। केवल 3 चीजों पे बात होगी, बाकी हम किसी चीज पे बात नहीं करेंगे आज, ठीक है। हाँ, लेकिन आज की क्लास में सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये क्लास केवल लाइव रहेगी, बाद में नहीं मिलेगी, पहले ही बोल देता हूं। और आप लोगों को यहां पर लाइक और शेयर भी करना है भैया, आप लोगों को यहां पर लाइक और शेयर भी करना है। अब देखना यहां पर आप लोग याद रखना, सबसे पहले हम बात करें तो ये हिंदी की टेस्ट सीरीज है, आप सभी को पता होगा इसमें बहुत सारे टेस्ट डल चुके हैं। तो आप लोग कल आपके इसमें 23-24 टेस्ट हो जाएंगे। ये आपका छावा बैच है वर्ग 3 के लिए। अब देखना, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर दिया है भैया, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर दिया है आपकी इकाई 11 है बेटा, इकाई 11 है। इसमें आपका यहां पर जो गबन है, गबन यहां पर प्रेमचंद का जो उपन्यास है, ये आप लोगों को यहां पर समझना, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इस चीज के बारे में समझना। सभी बच्चे खुश रहिएगा भैया। हाँ ठीक है, ओके डन। गुड इवनिंग सभी को। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, जितने ही बच्चे हैं। बाद में यहां पे आपको यहां पे टेंशन हो जाएगी कि क्लास निकल गई भैया, नहीं। देखना, पहला यहां पे गबन, गबन की बात करें तो सबसे पहले विधा आती है। तो विधा यहां पर क्या हो जाएगी? लो उपन्यास। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गबन की यहां पर विधा क्या है तो आप लोग यहां पर बताओगे उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है भैया? तो रचनाकार यहां पर कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग याद रखना, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि गबन उपन्यास यहाँ पे कब लिखा गया था। ये जो गबन है आपका, गबन की अगर हम डेट की बात करें तो जो गबन है आपका ये कब लिखा गया था? 1931 में। कब लिखा गया था लाडलो? 1931 में लिखा गया था। ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलो भैया देखना, अब आप लोग यहाँ पे हर चीज को समझते जाना। जैसे गबन आपका उपन्यास विधा है, इसके बाद यहाँ पे प्रेमचंद का उपन्यास है, दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या है भैया? तीसरा कंसेप्ट यहाँ पर 1931 में लिखा गया था। गबन एक ही बार होता है, दूसरी बार पकड़े जाते हैं। गबन एक ही बार होता है भैया, गबन एक ही बार होता है, दूसरी बार पकड़े जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखना, इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखना, इसके बाद आप लोग देखना, जैसे प्रेमचंद का यहाँ पे जन्म की बात करें तो जन्म याद करना है, मृत्यु याद नहीं करनी है। 31 जुलाई को जन्म होता है, 1880 में होता है, लमही बनारस में इनका जन्म होता है। तो ये आप लोगों को याद करना है। और आपका निधन कब होता है? तो 1936 में होता है। देखो 1880 में जन्म हुआ भैया किसका? तो यहां पर याद रखना प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था। इन्होंने गबन उपन्यास कब लिखा था? 1931 में लिखा था। गबन यहां पर कैसी विधा है? उपन्यास विधा है। अब देखना यहाँ पे मुख्य विशेष, तो इसमें क्या है? आभूषण प्रियता के दुष्परिणाम है, पत्नी का पति के जीवन पर प्रभाव है, और इसमें कुछ भी नहीं है भैया। आपने देखा होगा कि यहां पर चंद्रहार के लिए बिल्कुल आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि जो जालपा होती है वो आभूषण प्रिय होती है, लेकिन यहां पर याद रखना उस आभूषण प्रियता के चक्कर में उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? पति के द्वारा गबन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे पत्नी का पति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरा आपको इसमें विश्लेषण दिया गया है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने गबन पूरा पढ़ा दिया, वहां से पढ़ लेना। अगला इसके पात्र देखना बेटा, इसमें पात्र कौन कौन है? रमानाथ है, इसके बाद दयानाथ है, जालपा उनकी मैडम है रमानाथ की, दीनदयाल है, मानकी है भैया, रामेश्वरी है, सहजादी, बसंती और यहाँ पर हाँ राधा, ये यहाँ पर उनकी सहेलियां हैं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया ये बताइएगा निम्न वर्ग में कौन आता है, उच्च वर्ग में कौन आता है, मध्यम वर्ग में इसमें कौन कौन आता है? तो देखो जोहरा जो है लाडलो वो निम्न वर्ग में आती है। किसमें आती है? निम्न वर्ग में। इसके बाद यहां पर याद रखना जो रमानाथ और जालपा ये पति पत्नी थे भैया दोनों, ये मध्यम वर्ग में आते हैं। किसमें आते हैं? मध्यम वर्ग में। और जो आपका वकील साहब है या जो रतन है आपकी, तो वकील साहब और रतन, तो रतन और वकील साहब दोनों उच्च वर्ग में आते हैं। 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए, यहाँ से 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए। पहला कंसेप्ट क्या था भैया? पहला कंसेप्ट यहाँ पर क्या था कि भैया निम्न वर्ग में कौन आएगी? जोहरा, मध्यम वर्ग में कौन आएंगे? रमानाथ और जालपा, और उच्च वर्ग में यहाँ पर कौन आएंगे? वकील साहब, और आपकी कौन आएगी? रतन। ये आप लोग इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। मणिशंकर भी इसमें एक यहाँ पे पात्र है, उसको आप लोग लिख लेना बेटा।
उसको आप लोग यहाँ पर लिख लेना। जितने भी बच्चे हैं उच्च वर्ग में कौन, ये पूरा सारांश है। ऐसे ही आपको यहाँ पे हर रचना का सारांश आज पढ़ते जाना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है बेटा। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर लो। सबसे पहले गबन, गबन विधा कौन सी है, उपन्यास विधा है। कब आई, 1931 में। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था भैया, बनारस में हुआ था। कब हुआ था, 80 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसमें यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, विशेष क्या है, मुख्य तथ्य क्या है इसके, तो यहाँ पे आभूषण प्रियता के दुष्परिणाम है और पत्नी का यहाँ पे पति के ऊपर जो प्रभाव है वो दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर पात्र कौन कौन है, रमानाथ हो गया, जालपा हो गया, रतन हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपके शहजादी, इसके बाद यहाँ पे आपने राधा भी देखी होगी, बसंती देखी होगी। ये सब यहाँ पर इसके क्या है, पात्र। 3 कंसेप्ट और यहाँ से क्लियर करना, 3 कंसेप्ट और क्लियर करना। भाग कितने हैं, हाँ भाग आप लोग लिख सकते हो भैया, 5 भाग हैं। कितने भाग हैं, 5। अध्याय कितने हैं, 53 अध्याय अगर पूछे जाएंगे तो इसमें कितने हैं, 53। बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जितने ही बच्चे हैं बेटा इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना, क्योंकि आप डेप्थ में जाओगे हम लोग यहाँ पे अपने जो सब्जेक्ट चल रहा है उससे डाइवर्ट हो जाएंगे और फिर पूरी क्लास नहीं हो पाएगी। इसलिए जितना पढ़ा रहा हूं केवल आज इतना याद कर लो, बाकी सारी चीजें बाद में, बाकी सारी चीजें बाद में। हाँ बहुत बढ़िया, हो गया, ये हो गया कंप्लीट गबन। अगला देखना, अब आपको दिया गया है आपका बंटी भैया। अब देखो यहाँ पर आपको अगला उपन्यास कौन सा दिया गया है, आपका बंटी दिया गया है। आपका बंटी यहाँ पर याद रखना ये मन्नू भंडारी का है। किसका, जान लो, मन्नू भंडारी का। सुनिएगा कबूतरों, यहाँ पर याद रखना जितने ही बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं भैया वो यहाँ पे सुनना। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतना भी याद करके चले जाना बेटा। क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्वेश्चन नहीं निकलेगा, बस ध्यान से सुनते जाना, गलतियां मत कर देना। जैसे आपको दिया है आपका बंटी, तो आपका बंटी भैया क्या है, विधा कौन सी है, उपन्यास विधा है। इसके बाद यहाँ पर याद रखना ये मन्नू भंडारी का है। क्या है भैया, मन्नू भंडारी का। धर्म युग में धारा प्रभा के रूप में यहाँ पे प्रकाशित हुआ था। तो कहाँ प्रकाशित हुआ था, धर्म युग में। किस में हुआ था भैया, धर्म युग में हुआ था। इसके बाद याद रखना प्रकाशन वर्ष इसका आता है, तो ये कब आता है भैया, तो ये यहाँ पर आपका कब आता है, रचना काल इसका कब आता है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे रचना काल पूछा जाएगा तो 1971 आता है। कितना आता है भैया, 1971 आता है। तो यहाँ पर याद रखना जो इसका यहाँ पर रचना काल है, तो अभी क्या था, 31 गबन का था। गबन 31 है। 71 में आपका कौन सा है, आपका बंटी, आपका बंटी, आपका बंटी। और 40 में कौन सा है, बाण भट्ट। तीनों उपन्यास खत्म, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, यहां से तीनों कंप्लीट करना। गबन 31 में हुआ। गबन कब हुआ था भैया, 31 में हुआ था। हाँ बिल्कुल भैया। और आपका बंटी, तो बंटी यहाँ पर क्या है, सबके साथ अकेला रहता था, अकेला रहता था, साथ में रहता था, तो अकेला रहता था। तो याद रखना, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 71। और आपको पता है बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे ही पढ़ोगे छक्के छूट जाएंगे 4-5 लोगों के, तो छक्के छूट जाएंगे तो 46। आपका बंटी 71, गबन कितना भैया 31, और बाण भट्ट की आत्मकथा कितनी हो जाएगी 40। 31, 40, 71 ऐसे याद करना, 31, 40, 71 सीधा याद करो, 31, 40, 71। इसमें गबन, बाण भट्ट की आत्मकथा, आपका बंटी। मामला क्लियर, मामला क्लियर भैया, मामला क्लियर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को हुआ था। कहाँ हुआ था, भानपुरा, मंदसौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है, भानपुरा मध्य प्रदेश। यहां पर याद रखना मंदसौर में इनका क्या होता है भैया, जन्म होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। निधन पूछा जाएगा तो 16 नवंबर, हाँ 2021। निधन कब आता है इनका, 16 नवंबर 2021। लेकिन निधन आपको किसी को याद नहीं करना है, निधन याद नहीं करना है, केवल आपको याद क्या करना है भैया कि जन्म कब हुआ, 31। गबन आया 31 में। 31 में कौन आ गई, मन्नू भंडारी। कौन आ गई, तो गबन को पढ़ने वाली कौन पहले, मन्नू भंडारी। तो याद रखना, हाँ बिल्कुल भैया, जब भी आपसे पूछा जाएगा 1931 में जन्म होता है मन्नू भंडारी का। इसके बाद कहां होता है, मंदसौर, आपका MP में होता है। और आपके प्रेमचंद का कहां होता है, बनारस में होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका बंटी जो है 1971 में रचना काल माना जाता है, रचना काल माना जाता है आपका। अगला, इसमें अध्याय कितने हैं आपके बंटी के में, 16 है बेटा। कितने हैं, 16 अध्याय माने जाते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया तलाकशुदा दंपति का बच्चों के जीवन पर जो प्रभाव है वो यहां पर दिया गया है। और ये बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित यहाँ पर क्या है, उपन्यास माना जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो आपका जो
आपका बंटी है भैया। अब बंटी इसमें कौन है, बंटी इसमें कौन है भैया, बंटी इसमें कौन है, आप लोग यहां पर देखना, आप लोग यहां पर देखना, बंटी इसमें पात्र है भैया, जो शकुन और अजय का यहां पर बेटा है। शकुन यहां पर कौन है, बंटी की मां है। इसके बाद मीरा जो दूसरी पत्नी है, डॉक्टर जोशी जो शकुन का यहां पर दूसरा पति है, फूफी, फूफी वकील चाचा मीडिएटर है, प्रमिला है, अम्मी है, जोत है, कुन्नी है, चीनू है। तो यहां पर ये सब क्या हो जाएंगे लाडलो, पात्र हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है, इतना याद कर लिया, मामला खत्म। और पूछेगा ही क्या उसमें, ये पात्र हो गए, ये विषय हो गया, अध्याय 16 हो गए, रचना काल 71 हो गया। रचना किसकी है, मन्नू भंडारी की। विधा कौन सी है, आपका बंटी उपन्यास विधा है। ठीक है, चलो भैया, हाँ स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ भैया। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है बताइए भैया, लिखकर बताइएगा सभी। अगला देखना, अब अगला यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आएंगे, हजारी प्रसाद यहां पर आएंगे। तो याद रखना, बाण भट्ट की आत्मकथा को लेकर आएंगे ये यहां पर किसको, बाण भट्ट की आत्मकथा को लेकर आएंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा को लेकर आएंगे। अब समझना, सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है भैया, उपन्यास है। क्या है भैया, उपन्यास। प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा तो 1946 है, प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा तो 1946 है, बिल्कुल भैया। हाँ प्रकाशन वर्ष पूछा जाए। फैक्ट बेटा यहाँ पर आपके जो भी बच्चे हुए फैक्ट कवियों के हैं, तो एक क्लास आएगी कवियों के फैक्ट की, उसमें आप उसको कंप्लीट कर लेना, उसमें आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। अगला, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, विशाल भारत में। देखो तीनों का कंसेप्ट, ये यहाँ पर जो आपका गबन है, गबन की अगर हम बात करें तो गबन आपका यहाँ पे क्वेश्चन देके जाएगा एक। इसके बाद यहाँ पे आपके बंटी के में क्वेश्चन आएगा पत्रिका धर्मयुग। इसके बाद यहाँ पर विशाल भारत में क्या होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो विशाल भारत में यहाँ पे बाण भट्ट की आत्मकथा छपी। इसके बाद याद रखना, जो आपका जन्म है भैया, किसका जन्म है भैया, एचपीडी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में जन्म होता है, 1979 मृत्यु, मृत्यु याद मत करना। 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। इनका जन्म होता है बलिया, उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर होता है, यूपी में इनका जन्म होता है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, आप लोग यहां पर याद रखना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसमें उच्छ्वास भाग कितने हैं भैया, 20 उच्छ्वास हैं लाडलो, कितने हैं, 20 उच्छ्वास हैं। और इसका विषय क्या है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेकिन यहाँ पे कल्पना का इसमें समावेश आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसमें कल्पना का आपको समावेश इसमें मिल जाता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर कंसेप्ट देखना, पात्र कौन कौन है, तो बाण भट्ट है, भट्टनी है, निपुणिका है, हर्षवर्धन है, अघोर भैरव है, लौरिक देव है, महामाया है, और यहाँ पे सुचरिता तुमुर मिलिंद भी है। तो यहाँ पर याद रखना। और इसमें प्रथम पृष्ठ पर यहाँ पर क्या है, विष्णु जी का जो चित्र आपका बना हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर याद रखना, वो भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो इसमें फैक्ट मुख्य क्या हो गए, सबसे पहले विधा कौन सी है, बाण भट्ट की आत्मकथा की भैया उपन्यास है। लॉन्च कब हुआ था, 1946 में। पत्रिका कौन सी थी, विशाल भारत थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके कौन माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ भैया, तो 1907 में हुआ, यूपी में हुआ, बलिया में हुआ था। उच्छ्वास कितने हैं, तो 20 उच्छ्वास हैं। कितने भैया, हाँ 20 उच्छ्वास हैं, बिल्कुल भैया, आप लोग याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पात्र इसमें कौन कौन है, बाण भट्ट मुख्य पात्र है इसमें। नायिका यहाँ पे 2 मुख्य हैं, जिसमें आपकी एक आती है निपुणिका और एक आती है भट्टनी। भट्टनी को अगवा कर लिया जाता है, छुड़ा के लाते हैं दोनों लोग। निपुणिका गायब हो जाती है, मतलब पानी में यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, जब बचाने के लिए जाती है तो गायब हो जाती है, बाद में यहाँ पे अभिनय करती हुई आती है, बिल्कुल। तो और बाद में यहाँ पर जो आपका बाण भट्ट होता है, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ तुमुर मिलिंद, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अगला देखना, अब इसमें आपको दिया गया है जैसे कबीर, ये आपकी यूनिट नंबर 12 है लाडलो, यूनिट नंबर 12 है। यूनिट नंबर 12 की बात करें तो आपके गुरु के जो यहाँ पर गुरुदेव को अंग है 1 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। इसमें यहाँ पर समझना क्या क्या है, इसमें यहाँ पर आप लोग समझना, इसमें यहाँ पर आप लोग समझना क्या क्या है भैया।
देखना सभी बच्चे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो बेटा। हाँ, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, 1976 विशाल भारत 20 उच्छ्वास, मामला खत्म। चलो देखना, अब आपको यहां पर आता है, जैसे मान लो कबीर का जन्म, तो यहां पे 1398 काशी उत्तर प्रदेश, निधन 1518 मगहर। निधन पूछा जाता है, जन्म काशी में हुआ, मगहर में मृत्यु हो गई। प्रथम पद इसमें कौन सा है भैया, तो गुरुदेव को अंग है, और अंतिम यहां पर जो पद है वो कौन सा है, अभिहड़ को अंग है। कौन सा भैया, अभिहड़ को अंग है। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप यहां पे आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल, ओके डन। चलो फुल स्क्रीन कर दो भैया। हाँ, धमाका होगा आज, बिल्कुल धमाका होगा। सुनिएगा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझना कैसे आएगा। एक तो कबीर, कबीर का यहाँ पर जो आपका गुरुदेव को अंग है 1, 5, 7, इसमें यहाँ पर कबीर का जन्म कब हुआ बेटा, 98 में हुआ था। 1398, 1518 मृत्यु, काशी में जन्म, मगहर में मृत्यु। प्रथम पद गुरुदेव को, अंतिम है अभिहड़ को। और यहाँ पर जो साखी है, साखी में यहाँ पर कितने अंग है भैया, तो 59 अंग है। कितने लाड़ लो, 59 अंग हैं। बिल्कुल भैया। और यहाँ पर याद रखना, कबीर ग्रंथावली से ये लिया गया है, ये यहाँ पर कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है, तो जो आपके में दिया गया है कबीर ग्रंथावली, उसमें यहाँ पर कौन हो जाएंगे, उसमें यहाँ पर कौन हो जाएंगे, श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। बिल्कुल भैया। तो इसको आप लोग कहीं पर लिख लेना, इसको आप लोग यहाँ पर कहीं पर लिख लेना, सदगुरु। बिल्कुल भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए भैया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगला देखना यहां पर, अगला देखना यहां पर आपको दिया है सूरदास। सूरदास की बात करें तो यहां पे भ्रमर गीत, ये आपको 21, 23 और 25 तीन आपको यहां पे पद संख्या दी गई है। इसमें यहां पर याद रखना, सूरदास जी का जन्म आपसे पूछा जाएगा तो यूपी में हुआ 1478 में, मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई थी। इसके बाद यहाँ पे संकलन करता कौन है, तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, सूरसागर के 400 पदों का यहाँ पे संकलन किया था। तो सूरसागर के 400 पदों का संकलन रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। लेकिन ये आपका इंपोर्टेंट नहीं है, काव्य रूप पूछा जाता है, उपालंब काव्य है। कौन सा लड़ लो, उपालंब काव्य है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अगला भ्रमर गीत सार 1925 में लिखा गया था, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। भाषा इसकी कौन सी है, तो ब्रज है भैया। भाषा इसकी कौन सी है, तो ब्रज है। पद संख्या 21, इसमें यहाँ पर राग केदार मिलता है, 23 में राग काफी मिलता है, और 25 में राग नट मिलता है, और पूरे में रस श्रृंगार मिलता है। कौन सा मिलता है, श्रृंगार मिलता है। बिल्कुल बेटा, आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखना। सबसे पहले 1925 में लिखा गया। इसके बाद भाषा कौन सी है, ब्रज। कौन सी भाषा हो जाएगी लाड़ लो, ब्रज हो जाएगी। अब आप लोग याद रखना, पद संख्या 21 जो दी है वो यहाँ पर राग केदार है। राग पूछी जाएंगी तो 21 राग केदार, 2 बढ़ाओ 23 राग काफी। तो पहले केदार, केदार ने कॉफी पी थी कहां पर भैया, हाँ, तो केदार ने कॉफी पी थी नटखट के साथ में। तो याद रखना यहां पर केदार ने कॉफी पी थी नटखट के साथ में, पहला केदार हो जाएगा, हाँ, फिर कॉफी हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, नट। ठीक है। और पूरे में यहां पर याद रखना, पूरे में यहां पर याद रखना रस कौन सा है, श्रृंगार है। कौन सा है, श्रृंगार है भैया। हाँ, पूरी यूनिट कवर हो जाएंगी। बिल्कुल बेटा। चलो एक बार यहां पे स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाएं। बेटा हर टेस्ट में 5-7 क्वेश्चन गलत रहते हैं, शायद तुम लोगों को इस चीज का आभास नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और आप लोग पढ़ाई कर लो, ये कमेंट के चक्कर में मत घूमो रे कबूतरों, क्योंकि ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली। अभी हाइड हो जाएगी तो आप लोग यहाँ पर फेफड़े निकलते हुए रह जाएंगे तुम लोगों के। तो पढ़ाई कर लो पहले। देखना इधर अगला, हाँ अगला देखना भैया, ये आपको यहाँ पे बिहारी के दोहे दिए गए हैं 1, 16 और 18। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, इनका जन्म याद कर लेना बस। 1595 में ग्वालियर में हुआ था। हाँ, पिताजी कौन थे भैया, हाँ केशव राय थे भैया। कौन थे, केशव राय थे। और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर याद रखना बिहारी के दोहों में आपसे क्वेश्चन एक आएगा कि इसका यहाँ पे प्रथम दोहा और एक आता है अंतिम।
एक आता है भैया अंतिम दोहा। ये आप लोगों को यहाँ पर याद करना है बस, और कुछ इसमें से ज्यादा याद नहीं करना, इसमें से कुछ ज्यादा याद नहीं करना। प्रथम दोहा और अंतिम दोहा यहाँ पर बताइएगा। तो बिहारी में पहला आता है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। हाँ ऐसा, चलो भैया, तो पहला यहां पर आपको याद होगा और अंतिम भी आपको याद होगा, अंतिम भी आपको याद होगा, ठीक है भैया। हाँ ये वीडियो बाद में नहीं मिलेगी, याद रखना, ये वीडियो बाद में नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है। हाँ पहली यहां पर कौन सी है, तो पहला यहां पर आप लोग याद रखना मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, ठीक है। चलो अंतिम पद यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, कई बार बता चुका हूं अंतिम पद यहाँ पे कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। हाँ ठीक है, डन। हुक्म पे हाँ जय सिंह को, बिल्कुल भैया। तो जब यहां पर हुक्म मिलेगा जय सिंह का, अगर आपको हुक्म जय सिंह का मिल जाए तो फिर यहां पर कौन सा हो जाएगा, अंतिम। तो इसमें आप लोग यहां पर याद रखना। और बिहारी के जो दोहे हैं, बिहारी के जो दोहे हैं, बिल्कुल भैया याद रखना। बिहारी के अगर दोहों की बात करें तो ये आपने जो बिहारी सतसई पढ़ी होगी, बिहारी सतसई में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें यहाँ पर 713 क्या माने जाते दोहे, कई जगह आपको 719 भी दिख जाता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये गागर में सागर भरने वाली रचना है। इसके बाद यहाँ पर बिहारी को क्या कहा जाता है, यूरोप और एशिया महाद्वीप में श्रेष्ठ रचना कौन सी है, बिहारी सतसई, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। इसके बाद पदम सिंह ने क्या कहा था, इसको शक्कर की रोटी कहा था। रसिकों के हृदय का यहाँ पर घर भी कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है भैया। आगे बढ़ जाओ, पद यहाँ पर पूछे जाएंगे बिहारी सतसई में 713 हैं, कितने हैं, 713 हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर कई जगह ये 1603 भी मिल जाता है, ठीक है। इनका जन्म ज्यादा डाउट में रहता है, किंवदंतियां हैं तो ये ज्यादा नहीं आता। हाँ चलो अगला देखना। अब आपको दिया गया भैया महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा यहाँ पर देखना, महादेवी वर्मा यहाँ पर देखना भैया। सबसे पहले आता है कि इनका जन्म कब हुआ, 1907 में हुआ। और कहां पर हुआ था, फर्रुखाबाद में। कहां पर हुआ था भैया, हाँ तो इनके जन्म से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इनके जन्म से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। और जन्म जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर कहाँ हुआ था भैया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है सभी को, ठीक है। डन, ओके। हाँ चलो, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा विधा कौन सी है भैया, इसकी कविता है ये। यहाँ पर विधा कौन सी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। हाँ मैं नीर भरी दुख की बदली, यहाँ पर क्या है भैया, एक कविता है। रस यहाँ पर कौन सा है, श्रृंगार है। अलंकार इसमें रूपक और मानवीकरण है। लेकिन यहाँ पर संध्या गीत में ये संकलित भी है, 1936 में संकलित भी है। तो याद रखना, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये संकलित कहां पर है आपकी, तो याद रखना यहाँ पर ये कहां पर संकलित है, ये कहां पर संकलित है, तो याद रखना संध्या गीत में है। किसमें लाड़ लो, संध्या गीत में है। ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। 1907 से लेके 1987 तक इनका शासनकाल माना जाता है। ये आपका इनमें इंपोर्टेंट एक ही आ सकता है, वो क्या आ सकता है, तो इनका यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार आ सकता है, यामा के लिए मिला था बस, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ जाएं। अगला देखना अज्ञे, अज्ञे की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब होता है, अज्ञे जी का 7 मार्च 1911 में इनका जन्म होता है, पहला कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया, यूपी में हुआ था। निधन आप लोग याद मत करना भैया। इनकी रचना कौन सी, नदी के द्वीप है। इसकी विधा यहाँ पर कौन सी है, कविता। इसकी जो विधा है वो यहाँ पर कौन सी है भैया, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वो फैक्ट में आएगा जब अपन करेंगे तब, ठीक है। डन, हाँ बिल्कुल भैया। हाँ इसमें यहाँ पर वियोग रस, श्रृंगार का मतलब यहाँ संयोग नहीं है, वियोग रस है, ठीक है। हाँ लेकिन कुछ पंक्तियों में कर्ण भी मिल जाता है, कुछ पंक्तियों में कर्ण, पूरा ओवरऑल वियोग है। अब देखो यहाँ पर नदी के द्वीप की विधा क्या है लाड़ लो, तो नदी के द्वीप की विधा पूछी जाएगी तो यहाँ पर याद रखना ये कविता विधा है आपकी। इसके बाद यहाँ पे इनके पिताजी का नाम क्या था, अज्ञे जी के हीरानंद शास्त्री था, तो इनका नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। क्या था भैया, वात्स्यायन अज्ञे था, ठीक है। अगला यहाँ पर देखना, अगला यहाँ पर देखना रचना काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1949। तो ये जो रचना है आपकी नदी के द्वीप, ये यहाँ पर क्या है, 1949। और यहाँ पर ये कहां पर संकलित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये यहाँ पर संकलित कहां पर है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हरी घास पर क्षण भर
1949 में संकलित है। देखो यहाँ पर याद रखना, संध्या गीत में मैं नींद भरी दुख की बदली संकलित हो गई थी, हरी घास में क्षण भर, ये यहाँ पर अज्ञे की कौन सी भैया, तो नदी के दीप इसमें संकलित मानी जाती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। और हरी घास पे क्षण भर 1949, इसमें संकलित कौन सी है, नदी के दीप। इसका यहाँ पर जैसे विशेष की बात करें तो मैं क्यों लिखता हूं, लेखक के मन में ये प्रश्न आता है इसमें। हाँ बिल्कुल भैया, नदी के दीप में यहाँ पर मैं क्यों लिखता हूं, लेखक के मन में ये प्रश्न आता है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। पहला विधा कौन सी है, कविता रचना कौन सी है, नदी के दीप कहाँ संकलित है, हरी घास में, और नदी के दीप का रचना काल 49 है। क्या है भैया, 49 है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा, सारे कंसेप्ट। हाँ बाकी जो यहाँ पर डेप्थ में है वो मैंने पढ़ा दिया, एप्लीकेशन में पढ़ लिया होगा बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पर जैसे अब नदी के दीप में कोई प्रतीक क्या है, इसका क्या प्रतीक है, बाकी पूरा भावार्थ नहीं बेटा, केवल आज यहाँ पे वार्ता होगी विधा, रचना, और यहाँ पे उसमें कुछ विशेष, उसमें कुछ विशेष। हाँ आगे बढ़ जाए, देखना अब मुक्तिबोध आते हैं भैया। कौन आते हैं, मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की यहाँ पे रचना कौन सी आती है भैया, तो यहाँ पर याद रखना रचना कौन सी आती है, अंधेरे में, अंधेरे में। अब देखो मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ, 17 में हुआ था लाडलो, और कहाँ हुआ था, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश लगाना आप लोग, इसका आंसर क्या लगाना, मध्य प्रदेश आप लोग लगाना। हाँ बिल्कुल भैया, इसका आंसर मध्य प्रदेश लगाना। और इनकी रचना कौन सी, अंधेरे में लाडलो, इनकी रचना कौन सी है, अंधेरे में है। तो आप लोग याद रखना। अब देखना, अब देखना यहाँ पर आपको पूछा गया है रचना काल, तो अंधेरे में जो है 1957, ठीक है, 1957 से 1962, 1962 ये यहाँ पर इसका रचना काल माना जाता है। और ये संकलित कहाँ है, तो चांद के मुंह टेढ़ा, जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसमें यहाँ पर बेटा संकलित है, उसमें यहाँ पर ये संकलित है। और एक लंबी कविता भी है। अगर आपसे विधा पूछी जाएगी तो इसकी कौन सी विधा हो जाएगी, कविता। और ये यहाँ पर कैसी है भैया, एक लंबी कविता भी है लाडलो। कैसी है, तो एक लंबी कविता भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला रचना स्थल कौन सा है, राजनंदगांव। तो यहाँ पर ये भी आपका पूछा जा सकता है कि अंधेरे में इसका यहाँ पर जो स्थान है वो कौन सा है, राजनंदगांव है। कौन सा है भैया, राजनंदगांव है आपका। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। यह कविता कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये क्वेश्चन एक और आ सकता है कि देखो अंधेरे में जो रचना है वो यहाँ पर किसमें प्रकाशित हुई थी, तो कल्पना पत्रिका में। किसमें हुई थी बेटा, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यहाँ पे गांव या स्थान कौन सा है, राजनंद है। ये लंबी कविता है और इसका संकलन कहां पर मिलता है, चांद का मुंह टेढ़ा में। ये कविता विधा की रचना है। किसकी है, कविता विधा की रचना है। बिल्कुल भैया। हाँ तहलका नहीं भैया, आज की क्लास जिसको अभी मिल गई उसको मिल गई। ये मान लो कि आज है भैया आंधी के आम, लूट लो। क्योंकि आज आप लोग अगर इतना पढ़ लोगे तो आपकी पूरी रचना रिकॉल हो जाएंगी। और कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा, देखो सबने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुमको चाहिए सार सार, अब तुमको चाहिए क्रीम क्रीम। तो ये वही है, हाँ ये वही है भैया। हाँ बहुत बढ़िया। एक बार थम्स अप करते जाइएगा सभी बच्चे, एक बार यहाँ पे थम्स अप करते जाइएगा सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली रचना की तरफ। यूनिट 13 अमरकांत की रचना है दोपहर का भोजन। तो यहाँ पर याद रखना दोपहर का जो भोजन है आपका, दोपहर का जो भोजन है, आपने देखा होगा कि दोपहर का जो भोजन है ये रचना बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन समझना, ये रचना आप लोग यहाँ पर समझना, अमरकांत की जो रचना है, अमरकांत जी का जन्म होता है यूपी बलिया में होता है। कहां पर होता है लाडलो, इनका जो जन्म होता है वो यूपी और बलिया में होता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। और यहाँ पर निधन आप लोग याद मत करना, लेकिन इनकी रचना कौन सी है, तो ये यहाँ पर दोपहर का भोजन, दोपहर का जो भोजन है ये यहाँ पर एक कहानी है। और इसमें यहाँ पर यथार्थ को दर्शाया गया है, इसमें यहाँ पर यथार्थ को दर्शाया गया है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। इसमें चंद्रिका प्रसाद, पत्नी कौन है, सिद्धेश्वरी, और यहाँ पे 3 बच्चे हैं, रामचंद्र है, मोहन है और प्रमोद है। बस उनके 3 बच्चे हैं भैया, 3 बच्चे हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें मुख्य पात्र कौन है, तो सिद्धेश्वरी और यहाँ पे चंद्रिका प्रसाद। लेकिन रामचंद्र, मोहन और प्रमोद, ये यहाँ पर 3 उनकी संतानें भी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये दोपहर के भोजन में भैया, किसमें, दोपहर के भोजन में।
ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हाँ, आज की क्लास जिसके हाथ पड़ गई ये मान लो कि नंबर ही नंबर हो जाएंगे बेटा। अगला देखना भैया, सुदर्शन। सुदर्शन, तो सुदर्शन की यहाँ पर याद रखना बद्रीनाथ भट्ट इनका मूल नाम है। सुदर्शन का यहाँ पर जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो 1896 में सियालकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था लाडलो? सियालकोट में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखना भैया, हार की जीत इनकी एक यहाँ पर क्या है भैया? हार की जीत इनकी यहाँ पर एक कहानी है। अब आप लोग याद रखना, हार की जीत की बात करें तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें हुई थी लाडलो? ये यहाँ पर सरस्वती पत्रिका में प्रमोद था बेटा। हाँ जी, ये यहाँ पर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें कौन कौन है? तो बाबा भारती है और उसका घोड़ा है सुल्तान, और खड़क सिंह है जो डाकू का काम करता है। कौन है भैया? तो ये यहाँ पर डाकू है आपका, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सुदर्शन का जन्म कहाँ हुआ था आपका? सियालकोट में हुआ था। सियालकोट में हुआ था, ये आप लोग छाप लेना भैया। हाँ, ये आप लोग यहाँ पे छाप लेना। सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे, सभी बच्चे एक बार यहाँ पे थम्स अप करेंगे भैया। हाँ, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप करेंगे, जल्दी से जल्दी थम्स अप करके बताइएगा। ठीक है, ओके डन। हाँ, समझ में आ गई भैया, अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, निधन कब हुआ था इनका? ये कौन है भैया? अच्छा, निधन भी पूछ रहे हैं, ठीक है। 96 में जन्म होता है बेटा, 67 में इनका निधन हो जाता है। हाँ, 67 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है भैया। हाँ, एक चीज और लिख लेना आप लोग, यहाँ पर एक अच्छा फैक्ट है, प्रेमचंद की तरह उर्दू में यहाँ पर याद रखना। हाँ, उर्दू से हिंदी में आए थे ये, तो प्रेमचंद की तरह, ये यहाँ पर प्रेमचंद की तरह उर्दू से हिंदी में ट्रांसफर हुए थे भैया। तो प्रेमचंद की भांति जो रचना लिखता था वो कौन लिखता था भैया? वो कौन लिखता था आपका? तो यहाँ पर याद रखना। चलो एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बताना, हार की जीत। हाँ, हार की जीत यहाँ पर, हार की जीत 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बेटा। कहां पर हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है भैया। एक और चीज आप लोग याद रखना, सुदर्शन एकमात्र ऐसा कवि था जो प्रेमचंद और उपेंद्र नाथ अश्क की तरह यहाँ पर हिंदी और उर्दू में यहाँ पर क्या लिखते थे? तो हिंदी और उर्दू में यहाँ पर प्रेमचंद एकमात्र ऐसे शख्स थे जो यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क और आपका प्रेमचंद की तरह लिखते थे। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। इनकी यहाँ पर एक रचना लिख लेना जो आ सकती है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो फत्तरों का सौदागर, ये इनकी इंपोर्टेंट रचना है भैया। फत्तरों का सौदागर हो गया, एक सच का सौदा हो गया, हजार दास्ता हो गया, हजार दास्ता भी इन्हीं की रचना है भैया। हाँ, धूप छांव, एक और लिख लो इनकी रचना, धूप छांव, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वी वल्लभ भी आती है इनकी, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार पूछी भी गई है भैया, कई बार यहाँ पर पूछी भी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये उपाध्यक्ष कहाँ बने थे? ये बेटा उपाध्यक्ष फिल्म लेखक संघ के बने थे। हाँ, सुदर्शन जो बने थे 1950 में फिल्म लेखक संघ के उपाध्यक्ष बने थे। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है भैया। हाँ, बहुत बढ़िया, डन, ओके। हार की जीत कुछ नहीं है, एक सन्यासी की उदारता का बेटा चित्रण है इसमें। हार की जीत जो है सन्यासी की उदारता का चित्रण है। प्रेम और मानवीयता के माध्यम से यहाँ पर एक डाकू का जो हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, एक मर्म स्पर्शी जो यहाँ पर कहानी मानी जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना,
एक मर्म स्पर्शी कहानी मानी जाती है। ये इसका सार तत्व है। इसमें एक डाकू खड़क सिंह होता है, एक यहाँ पर बिल्कुल भैया असहाय दुखी अपाहिज बनकर वो क्या करता है, बाबा भारती को यहाँ पर रोकता है, लेकिन बाबा भारती उससे कहते हैं कि आज के बाद भैया ऐसा कभी मत करना, नहीं तो लोगों का यहाँ पे भरोसा उठ जाएगा। तो एक यहाँ पे प्रेम और मानवीयता के माध्यम से जो डाकू खड़क सिंह है उसका यहाँ पर जो हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, मर्म स्पर्शी कहानी है। और यहाँ पर इसमें हार की जीत में कहानी में क्या दिखाया गया है, एक सन्यासी की उदारता का चित्रण किया गया है। और जो बाबा भारती था वो जानवरों से प्रेम करता था, वो यहाँ पर लोगों की बातों को या लोगों से यहाँ पे ज्यादा मोह माया नहीं रखता था। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भैया। अगला देखना, पंडित राम नारायण उपाध्याय, क्या ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो पंडित राम नारायण उपाध्याय की रचना है भैया, पंडित राम नारायण उपाध्याय की रचना है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भैया, हाँ डन। अब देखो यहाँ पर याद रखना, आपसे पूछा जाएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म होता है बेटा 20 मई, किसका, पंडित जी का। जन्म हुआ 1918 में, जन्म हुआ 1918 में। कहां हुआ, मध्य प्रदेश, कहां, खंडवा, कहां हुआ, खंडवा में। इसके बाद यहां पर याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि इनका यहां पर, जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा कि इनकी पत्नी कौन थी, भैया शकुंतला देवी थी। ठीक है, शकुंतला देवी थी। ये लोक संस्कृति के यहाँ पे कवि भी माने जाते हैं, तो लोक संस्कृति व्यास की इन्होंने स्थापना भी की थी। ये यहाँ पर लोक संस्कृति के लिए कवि जाने जाते हैं, ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है भैया, हाँ। इसमें यहां पर आपसे एक और प्रश्न आता है कि लोक संस्कृति न्यास की स्थापना कब होती है, तो 2 अक्टूबर 1998 को होती है। कब होती है, 98 को। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। इनका निधन होता है, इनका निधन होता है 2001 में होता है, तो 20 जून 2001 में इनका निधन हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो एक रचना है सर्वोदय दर्शन, इनकी रचना आप लोग लिख लेना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। कौन सी, सर्वोदय दर्शन, सर्वोदय दर्शन, ये इनकी काफी मोस्ट और यहाँ पर प्रचलित रचना मानी जाती है। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। और राम नारायण यहाँ पे उपाध्याय की बात करें तो ये गांधीवादी विचारों के समर्थन भी माने जाते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये यहाँ पर कौन थे भैया, तो ये गांधीवादी विचारों के समर्थक थे, विचारों के यहाँ पर क्या थे भैया, ये समर्थक माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लेना, आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया पूरा मामला। और क्या, ठीक है। अब इसमें क्या है भैया, इनकी रचना है क्या ऐसा नहीं हो सकता, एक पत्र है भैया। ये यहाँ पर इसकी विधा पूछी जाएगी, तो एक यहाँ पे पत्र विधा मानी जाती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक क्या है, एक पत्र विधा मानी जाती है। बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। एक कंसेप्ट और लिख लेना, एक कंसेप्ट और लिख लेना। जैसे पंडित रामनारायण उपाध्याय की अगर हम बात करें तो इनकी पत्रिकाएं आती हैं। ठीक है भैया, हाँ सर, इनकी पत्रिका कौन सी है, तो सर्वोदय है और ग्राम निर्माण, 2 पत्रिकाएं भी हैं इनकी, सर्वोदय और ग्राम निर्माण। सर्वोदय और ग्राम निर्माण इनकी क्या मानी जाती है, पत्रिकाएं। तो यहाँ पर याद रखना, पत्रिका पूछी जा सकती है सर्वोदय, और यहाँ पर ग्राम निर्माण, ग्राम निर्माण, ये यहाँ पे दोनों इसकी क्या मानी जाती है भैया, पत्रिकाएं मानी जाती हैं। चलो भैया, इस पत्र में लेखक के मार्मिक संबंधों को सर्वोपरि माना है। विशुद्ध प्रेम ही जीवन का सबसे या जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। विशुद्ध जो प्रेम है जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो यहां पर याद रखना, एक दोस्त और एक दोस्त की एक कहानी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं भैया, क्या ऐसा नहीं हो सकता, इसका प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में दे दो। हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, प्रकाशन वर्ष आपको देना है। हाँ प्रकाशन वर्ष इसका कब हुआ था, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या ऐसा नहीं हो सकता, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इस पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसमें कुछ नहीं है, एक दोस्त है वो बोलता है यार भाई ये दिखावे की जिंदगी खत्म कर दे, मैं तेरे यहाँ आता हूँ, तू भैया मेरा स्वागत करता है बेहतरीन तरीके से, पैसे हो या ना हो, मैं तेरे यहाँ जाता हूँ तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं भैया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा तू खाता है वैसा मैं खाऊं। ठीक है बिल्कुल भैया, सीधा मूड में घुस रहा है सर, मूड में घुस गो, ग्रामर दोष, हाँ सही है। चलो भैया जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है डन, हाँ बहुत बढ़िया।
डन। चल हो गया बेटा, आगे बढ़ जाओ। अगला देखना, ये दिया है भवानी प्रसाद मिश्र बेटा। भवानी प्रसाद मिश्र, श्रम की महिमा, श्रम की महिमा भैया। पुरस्कार की बेटा क्लास अलग आएगी, हाँ उसकी क्लास अलग आएगी लाड़ लो। हाँ श्रम की महिमा यहाँ पर समझना। सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र की बात करते हैं तो इनका यहाँ पर जन्म माना जाता है 1913 यहाँ पर जन्म माना जाता है। 85 तक इनका यहाँ पर 13 से लेके 85 तक का जीवन काल माना जाता है। नर्मदापुरम होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। नर्मदापुरम होशंगाबाद में यहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब देखो यहाँ पर श्रम की महिमा 1969 ये कविता विधा है। अगर आपसे यहाँ पर विधा पूछी जाएगी तो लाड़ लो कौन सी है, कविता। और ये यहाँ पे द्वितीय तार सप्तक के कवि भी माने जाते हैं। द्वितीय तार सप्तक के यहाँ पर क्या माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है भैया, ठीक है। हाँ अब इनकी रचनाओं की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी भैया, जैसे चकित है दुख, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने त्रिकाल संध्या पढ़ी होगी। देखो चकित है दुख हो गई आपकी, त्रिकाल संध्या हो गई आपकी, खुशबू के शिलालेख हो गई आपकी। तीनों रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट में एक रचना आती जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और वो है आपकी बुनी हुई रस्सी। कौन सी लाड़ लो, बुनी हुई रस्सी। आप लोग ध्यान रख लेना भैया। और एक और आती है अनाम तुम आते हो, अनाम तुम आते हो, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख। ये इनकी यहाँ पर फेवरेट रचनाएं मानी जाती हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं मानी जाती हैं, बिल्कुल भैया। और यहाँ पर एक और चीज याद रखना, एक और चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना, भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है श्रम की महिमा, श्रम यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ माना है इसमें, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है डन, ओके। गेहूं कटर से हाथ में कतर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, वाह यार, चलो बहुत बढ़िया। हाँ झमाझम, मजा आ गया सर, ठीक है भैया। मजा आना चाहिए तुम लोगों को। एक बार वीडियो को लाइक कर दो बेटा, हाँ एक बार वीडियो को लाइक कर दो। श्रम की महिमा में आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई भी काम तुच्छ नहीं होता, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता इसमें, बिल्कुल भैया। आगे बढ़ जाओ, हाँ आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर गोपाल प्रसाद व्यास, खूनी हस्ताक्षर, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। गोपाल प्रसाद व्यास, अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर इनका जन्म कब होता है तो 1915 से लेके 2005, ठीक है। 1915 से लेके 2005 तक का इनका शासनकाल माना जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यूपी में हुआ था। लो कहाँ पर हुआ था, यूपी में इनका यहाँ पर जन्म होता है। जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पर याद रखना 13 फरवरी 1915 में मथुरा यूपी में जन्म होता है गोपाल प्रसाद व्यास का। किसका भैया, गोपाल प्रसाद व्यास का। हाँ इसके बाद यहाँ पर याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि इनका जन्म तो हो गया भैया मथुरा में, कहां पर हो गया, मथुरा में। और दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई 2005 में। वहां तक सब ठीक ठाक था, वहां तक सब ठीक ठाक था। ये यहाँ पर अपनी हास्य और व्यंग्यतापूर्ण रचनाओं के लिए काफी पॉपुलर थे, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। अभी मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पूछो क्यों, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा है बेटा, समय कम है, सेशन बड़ा है। हाँ समय कम है, सेशन बड़ा है, तो अभी आप लोग सुन लो, ठीक है डन, ओके। अब सुनना भैया, इसके बाद यहां पर याद रखना इनकी रचना लिखना भैया, इनकी रचना लिख लेना सब लोग। एक आती है इनकी माफ करना सरदार, माफ करना सरदार, ये रचना आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। एक और है कहो व्यास कैसे हो, कहो व्यास कैसे हो, ये भी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और लिख लो बात से बात, बात से बात, ये भी मोस्ट, बात से बात नहीं होगा बेटा, बात में बात होगा, बात में बात, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी, ये भी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और तीनों ही व्यंग हैं, तीनों ही यहाँ पर व्यंग हैं। कांटे और फूल भी इनका एक व्यंग माना जाता है, नए पत्ते भी इनका एक यहाँ पे काव्य संग्रह माना जाता है। लेकिन इनकी भाषा काफी सरल थी लाड़ लो, इनकी भाषा काफी सरल थी बेटा, ठीक है। और यहाँ पे खूनी हस्ताक्षर, खूनी हस्ताक्षर एक शानदार यहाँ पे रचना है। अगर हम इसकी बात करें तो इस कविता में यहाँ पर इसका भावार्थ क्या निकलता है, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे जैसे क्रांतिकारी नेताओं के यहाँ पे जोशीले भाषण और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो किए गए यहाँ पे बलिदान का इसमें चित्रण दिया गया है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पर याद रखना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पर याद रखना
जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए गए यहाँ पर बलिदान का क्या किया गया है भैया, उनके जोशीले भाषण से जनता यहाँ पे प्रभावित होती है और वो देंगे देंगे खून का नारा यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं। याद रखना इसमें यहाँ पर बलिदान का चित्रण है भैया, बलिदान का चित्रण है। हाँ बहुत बढ़िया, ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। रक्त का बलिदान देते हैं, वो क्या देते हैं भैया, रक्त का बलिदान देते हैं। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने यहाँ पर रण में जाने को युवक बिल्कुल खड़े दिखाई देते थे, तो तैयार दिखाई देते थे। ठीक है भैया, बोले यहाँ पर सुभाष, बोले यहाँ पर सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज और कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, आकर हस्ताक्षर करता है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और लास्ट में वो प्रभावित भी हो जाते हैं। हाँ, वह आगे आए जिनके मन में भाई, यहाँ पर वह आगे आए जिनके तन में हिंदुस्तानी खून बहता हो, वह आगे आए जिसके मन में हिंदुस्तानी खून बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, जिसके तन में हिंदुस्तानी यहाँ पे खून बहता हो, भारतीय खून बहता हो। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो खूनी हस्ताक्षर देता हो, वह आगे आए जो खूनी हस्ताक्षर देता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं आए, मैं कफन बढ़ाता हूं आए, जो इसको यहाँ पर हंसकर लेता हो, हंसकर लेता हो। तो ये यहाँ पर आपकी कुछ पंक्तियां, इसकी बड़ी शानदार पंक्तियां हैं बेटा। हाँ चलो ठीक है, डन। चलो बेटा, प्रकाशन वर्ष जहां इंपोर्टेंट होगा उसको अपन बताते जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो खूनी हस्ताक्षर एक कविता है, इसमें यहाँ पर क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसका यहाँ पर क्या मिलता है भैया, उल्लेख मिलता है, बस बात खत्म। इसका यहाँ पर क्या मिलता है लाडलो, उल्लेख मिलता है। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। यहाँ पर अगला राम प्रसाद बिस्मिल। अब यहाँ पर आपको दिया मेरी माँ, ये आत्मकथा है और यहाँ पर बिस्मिल या राम इनका उपनाम है। राम प्रसाद बिस्मिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जन्म कहाँ होता है, आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल भैया, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 11 जून 1897 में इनका जन्म होता है। कहाँ, बाबई। हाँ बिल्कुल भैया, ये यहाँ पर एमपी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, नहीं भैया। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, एमपी में इनका जन्म होता है। हाँ, हम आपके गांव में गए थे। ठीक है भैया, अच्छी बात है। 27 में इनकी मृत्यु हो जाती है बेटा, 27 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिस्मिल इनका उपनाम था। बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, आत्मकथा है बेटा ये। ठीक है, निज जीवन की छटा, सरफरोशी की तमन्ना। ओके, डन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहां पर देखना बेटा, अगला आपको दिया है शिवानी। अब देखो गोरा पंत आएगी भैया। हाँ, मौनी बाबा की जय भैया। एक बार यहाँ पे सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे शिवानी की बात करें तो यहाँ पे वास्तविक नाम क्या था इनका, गोरा पंत था। तो वास्तविक नाम यहाँ पर क्या माना जाता है, गोरा पंत माना जाता है। तो ये आपको दिया है। इनका जन्म की अगर बात होती है तो 17 अक्टूबर 1923 को जन्म होता है, गुजरात में होता है। कहां पर होता है भैया, गुजरात में यहाँ पर इनका जन्म होता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखना, इसके बाद यहाँ पर 2003 में मृत्यु हो जाती है। 2003 में क्या हो जाती है लाडलो, मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रख लेना है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रख लेना है। और अपराजिता यहाँ पर एक संस्मरण विधा है। अपराजिता यहाँ पर एक क्या है लाडलो, अपराजिता यहाँ पर एक संस्मरण विधा मानी जाती है। विशेष पहाड़ी लेखन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन, तो पहाड़ी लेखन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है गोरा पंत जी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शांति निकेतन में यहाँ पर अध्ययन किया था इन्होंने। पद्मश्री इनको 1982 में मिला। पात्र कौन है, डॉक्टर चंद्रा है और टी सुब्रमण्यम है। यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा और टी सुब्रमण्यम। लेकिन इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो रचना यहाँ पे आपने कृष्णा कली पढ़ा होगा, आप लोगों ने लाल हवेली पढ़ा होगा, आप लोगों ने, हाँ बिल्कुल भैया, लाल हवेली भैरवी पढ़ा होगा। लेकिन याद रखना लाल हवेली मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाल हवेली और भैरवी ये यहाँ पर इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मानी जाती। अपराजिता तो आई चुकी आपकी। यात्रियों भी इनकी एक रचना है। चौराहा भी इनकी एक रचना मानी जाती है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। हाँ ठीक है, डन। लोकप्रिय रचना कौन सी, मैं मुर्गा हूं 1951 में प्रकाशित हुई थी बेटा। हाँ,
मैं मुर्गा हूं बंकिम चंद्र चटर्जी से यहाँ पे प्रभावित भी मानी जाती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। घर जाकर नजर उतार लीजिए, कौन है भैया ये? ठीक है, थम्स अप करो बेटा सभी एक बार। हाँ डन। पहली कहानी, प्रथम कहानी भैया नटखट पत्रिका में छपी थी 1935। उतना नहीं पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है। चलो आगे, हरि कृष्ण प्रेमी भैया, हरि कृष्ण प्रेमी, राखी का मूल्य। हाँ ठीक है भैया, राखी का मूल्य यहां पर समझना सभी बच्चे। हरि कृष्ण प्रेमी की अगर हम बात करें 1908 में गुना में जन्म होता है। हाँ अब देखो आप लोगों को यहाँ पे दिया है गुना मध्य प्रदेश, ठीक है, आप लोग तो मध्य प्रदेश याद रख लेना। अगला निधन आपको याद नहीं करना, 79 वाला, ये निधन आपको याद नहीं करना है, केवल जन्म आपको याद करना। 1908 में जन्म हुआ था इनका, ये आपको याद करना है। और जितने भी कवि हैं उनकी भाषा यहाँ पर क्या है, सहज और चटुल। उनकी भाषा अगर आपसे पूछी जाएगी तो सहज भाषा मिलती है बेटा। हाँ बिल्कुल भैया, सहज भाषा आपको मिल जाती है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हाँ बहुत बड़ी, एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। डन। दोपहर का भोजन निकल गई भैया, अभी तुम कहां थे अभी? हाँ दोपहर का भोजन यहाँ पे निकल गई है, दोपहर का भोजन यहाँ पे निकल गई है, ठीक है। देखना अब राखी का मूल्य यहाँ पर क्या है लाडलो, एकांकी विधा है। कैसी है? राखी का मूल्य यहाँ पर एकांकी विधा मानी जाती है। अब इसमें यहाँ पर याद रखना, अतृप्त प्रेम की तृष्णा के कारण ही इन्होंने स्वयं को प्रेमी कहा था, ये विशेष कथन है। इसमें कौन है भैया? करवती दिया गया है, देख रहे हो तुम लोग। हाँ कौन है भैया? ठीक है डन, ओके, हाँ ये सही है, करमवती। डन। नजर उतार लेना, कौन है भैया? नजर उतार लेना। हाँ नजर भैया उतार ले, नजर लगने तो दो। हाँ दिक्कत वाली बात कहाँ है? देखना इसमें यहां पर आपकी करमवती आप लोगों ने देखा भी होगा। अब यहां पे समझना बेटा, आप लोग यहां पे समझना, ठीक है। इसमें यहाँ पे बाघ सिंह है बेटा, एक पात्र, एक हुमायूं है, एक तातार खां है और एक यहाँ पे हिंदू बेग है। कौन है? हिंदू बेग। इनकी रचना यहाँ पे, हरि कृष्ण प्रेमी की रचना यहाँ पर देखना, आप लोगों ने देखा होगा, आंखों में जादूगरनी, अनंत के पथ पर अग्नि। तो आंखों में जादूगरनी, एक तो आंखों में, एक जादूगरनी, दोनों लिखना भैया। एक इनकी आती है आंखों में, आंखों में, एक आती है इनकी जादूगरनी, जादूगरनी, ये भी इंपोर्टेंट है भाई साहब, ये भी इंपोर्टेंट है। और एक इनका रक्षाबंधन भी याद कर लेना। ये यहाँ पे रक्षाबंधन जो है वो इसलिए भी मोस्ट है क्योंकि ये नाटक है भैया। रक्षाबंधन इनकी एक नाटक विधा भी है। रक्षाबंधन हो गया, स्वर्ण यहाँ पर हो गया, रक्षाबंधन के बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा प्रतिशोध हो गया। रक्षाबंधन इसलिए भी इंपोर्टेंट है, 1934 में लिखा गया था, 1934 में लिखा गया था। रक्षाबंधन हो गया, बंधन हो गया, स्वप्न भंग हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने छाया भी देखा होगा, छाया भी इनका एक नाटक है, छाया भी इनका एक नाटक माना जाता है। तो आंखों में, इसके बाद यहाँ पे जादूगरनी, ये दो यहाँ पे रचना है। इसके बाद रक्षाबंधन नाटक है, छाया भी इनका मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक भी माना जाता है। एक शपथ आता है, एक उद्धार भी आता है, शपथ और उद्धार भी नाटक माने जाते हैं। बिल्कुल भैया, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है डन। और बताओ भैया, ये कौन है भैया? अच्छा, सांपों की सृष्टि की डेट क्या है? कौन है भैया? ठीक है, सांपों की सृष्टि, सांपों की सृष्टि यहां पर याद रखना, सांप आएंगे 9, सांपों की सृष्टि हो जाएगी 59, हाँ 59 में हो जाएगी बेटा। हाँ 1959 हो जाएगी आपकी, सांपों की सृष्टि हो जाएगी। और एक इसके बाद आता है आन का मान, आपने पढ़ा होगा 1961 में, इनकी रचना है। सांपों की सृष्टि भी इन्हीं की है, सांपों की सृष्टि भी इन्हीं की है। आन का मान, आन का मान, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? ये 59 है, 61 है, बात खत्म। और एक यहाँ पर एकांकी इनकी लिख लेना भैया, हाँ एकांकी लिख लेना। एक तो राखी का मूल्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, राखी का मूल्य सबको पता है, लेकिन एकांकी एक और आती है, बादलों के घर। इनकी एकांकी एक और लिखना भैया, यहां पर बादलों के घर, बादलों के घर, ये भी एक इनकी एकांकी मानी जाती। घर या होटल, घर या होटल, बादलों के घर, नया समाज, वाणी मंदिर, ये सब यहां पर इनकी एकांकियां मानी जाती हैं। आप लोग याद रख लेना भैया। आगे बढ़ जाओ कबूतरों, आगे बढ़ जाओ।
आगे बढ़ जाओ भैया, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला मालती जोशी, चलो भैया दादी की घड़ी। हाँ थोड़ा पानी पी ले फिर समझाते दादी की घड़ी। देखना यहां पर आप लोग याद रखना, दादी की घड़ी की अगर बात करते हैं तो पहले मालती जोशी का जन्म बेटा याद रख लेना, ठीक है। हाँ आज की क्लास से सबके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे भैया, सबके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ दादी की घड़ी यहां पर याद रखना 4 जून 1934, ये आपका औरंगाबाद में इनका जन्म होता है, महाराष्ट्र में होता है। कहां पर होता है बेटा? महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। और 15 मई 2024 को मालती जोशी की मृत्यु हो जाती है। इनकी कहानी विदा है भैया, दादी की घड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें दीपू होता है, दादी होता है, माता पिता, और यहाँ पे सीलू, सीलू सीलू बहन थी भैया दीपू की, और एक भैया भी होता है, इनका बड़ा भैया भी होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। लेकिन मालती जोशी की अगर हम बात करें तो मालती जोशी के यहाँ पर याद रखना, इसको मालवा की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर एक कंसेप्ट कहीं लिख लेना, इनको यहाँ पर मालवा की मीरा कहा जाता है। मालवा की मीरा किसको कहा जाता है? मालती जोशी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मालती जोशी को कहा जाता है, ठीक है भैया। इसकी डेट एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है बेटा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखना यहां पर याद रखना, मालवा की क्या कहा जाता है लाडलो? मीरा कहा जाता है। एक और फैक्ट आता है कि इनकी यहाँ पर रचना कौन कौन सी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इनकी रचना आती विश्वासघात, एक अच्छा उपन्यास है इनका। एक रचना आती है इनकी विश्वासघात, विश्वासघात ये इनका लाडलो उपन्यास माना जाता है। विश्वासघात इनका अच्छा उपन्यास है। एक बंधन भी इनका उपन्यास है, एक बंधन भी इनका उपन्यास है। तो विश्वासघात और बंधन में ही विश्वासघात होता है, फिर मन वृंदावन के लिए भग जाता है, फिर मन यहाँ पर वृंदावन के लिए। तो यहाँ पे घर संसार, घर संसार भी एक इनकी रचना है, और मन वृंदावन, तो मन वृंदावन के लिए तब भागा जब बंधन में विश्वासघात हो गया। मन यहाँ पे वृंदावन के लिए तब भागा जब यहाँ पर घर में ही, जब यहाँ पर याद रखना आपका मन वृंदावन के लिए तब भागा संसार में, जब यहाँ पर बंधन में ही क्या हो गया? विश्वासघात हो गया। और फिर वहां पर ही पहुंचकर हमने शरण ले ली। तो यहाँ पे एक शरणार्थी भी आती है, इनकी एक रचना आती है लो, कौन सी? शरणार्थी भी आती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहानी संग्रह है। 34 सही होगा बेटा, ठीक है। हाँ चलो बेटा हो गया। हाँ मजा आ रहा है सभी को? एक बार थम्स अप कर दो रे कबूतरों, और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ। हाँ अब देखो इसमें यहाँ पर जैसे मान लो दादी की घड़ी का अगर कोई भावार्थ आपसे पूछता है तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं, पारिवारिक मूल्य जो पीढ़ियों के बीच में जो संबंध है और समय के महत्व को यहाँ पर दर्शा रही है। क्योंकि यहाँ पर आप अपने मन के अनुसार जो भी करते हैं वो मन के अनुसार होता है। घड़ी जो समय बताती है यही केवल यहाँ पर एक आपके मन का भ्रम होता है भैया, कि आप यहाँ पे आधुनिक जीवन में चल रहे हो, पुरानी पीढ़ियों के मूल्यों को आप भूल चुके हो, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि दादी की जो घड़ी है वो समय, प्रेम और स्मृति का प्रतीक भी बताई गई है। दादी की घड़ी जो यहाँ पर है, दादी की जो घड़ी है वो समय, प्रेम और स्मृति का प्रतीक भी आपकी बताई गई है, ठीक है भैया। ये यहाँ पर परिवार को एकजुट रखने और उनमें यहाँ पर अतीत से जोड़ने का यहाँ पे प्रयास भी किया गया है। तो आप लोग याद रखना भैया, आगे बढ़ जाएं। हाँ आगे बढ़ जाएं, ठीक है। कौन है भैया? हिंदी व्याकरण, ठीक है। ओके हाँ सुधार लेना बेटा, 34 कर लेना उसको, आगे बढ़ जाओ। अगला दिया जैनेन्द्र कुमार, भैया पत्नी है। जैनेन्द्र कुमार की कौन सी भैया? पत्नी है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है जैनेन्द्र कुमार की कौन सी आपकी पत्नी है। तो जैनेन्द्र कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैनेन्द्र कुमार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैनेन्द्र कुमार का जन्म होता है 1905 में होता है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और यहाँ पे 1988 में इनकी क्या हो जाती है? हाँ तो मृत्यु 88-90 में मानी जाती है, लेकिन आप लोगों को निधन याद नहीं करना है। 1905 यहाँ पर डेट आपको याद करनी है, इनका जन्म हो जाता है। और यहाँ पर याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा इनके पिता
इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो पिता का नाम था प्यारेलाल। पिता का नाम क्या था बेटा? प्यारेलाल था, प्यारेलाल था, प्यारेलाल इनके पिता का नाम आपका आता। माताजी का नाम था रामदेवी, तो रामदेवी यहाँ पर इनकी माताजी का नाम था। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पर बिल्कुल भैया आनंदी लाल भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? नाम अगर पूछा जाएगा तो आनंदी लाल, आनंदी लाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैनिन तो इनको बोलते थे। अब यहाँ पर याद रखना, आप लोगों ने देखा होगा इनको पुरस्कार भी मिले, जैसे 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जैसे यहाँ पे पद्म भूषण मिला था, 70 में इनको भारत भारती सम्मान भी इनको मिल चुका है। लेकिन इनकी जो पत्नी है वो एक कहानी विधा की रचना है। इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में एक इनका परख मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मानी जाती है। परख यहाँ पर इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। परख जो है वो यहाँ पर इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है लाडलो, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है परख आपका। परख यहाँ पे 1929 में लिखा गया, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास माना जाता है। उसके बाद इन्होंने सुनीता लिख दिया, उसके बाद त्यागपत्र लिख दिया, कल्याणी लिख लिया, सुखदा लिख दिया, उसके बाद विव्रत लिख दिया। लेकिन यहाँ पे परख हो गया, सुनीता हो गया, त्यागपत्र हो गया, त्यागपत्र हो गया, ये यहाँ पर इनके मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। और एक कल्याणी और लिख लेना, एक कल्याणी बेटा और लिख लेना। ये इनके उपन्यास हैं बेहतरीन वाले, ये इनके उपन्यास हैं बेहतरीन वाले। ठीक है भैया, मुक्तिबोध भी एक इनका उपन्यास है, नीलमणि भी उपन्यास है, लेकिन उनको नहीं पढ़ना। तपोभूमि वगैरह बहुत सारे उपन्यास हैं इनके। ठीक है, ओके डन। ठीक है, प्रथम कहानी कौन सी है? खेल। हाँ खेल है बेटा, ये यहाँ पर प्रथम कहानी है। ठीक है, जैनेन्द्र की प्रथम कहानी कौन सी है? खेल है, जो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, आपकी पहली कहानी है। और पहला कहानी संग्रह फांसी है। याद रखना, फांसी अगर आएगा तो ये संग्रह है, ये संग्रह है और ये कहानी है। तो पहली कहानी खेल है और कहानी संग्रह कौन सा है? फांसी। कौन सा भैया? तो फांसी माना जाएगा आपका। ठीक है, वातायन भी है, एक इनकी कहानी मानी जाती। एक रात दो चिड़िया, ये सब इनकी कहानी मानी जाती। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। कोई भी आपको यहाँ पे डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ जाए। हाँ, इसमें यहाँ पर सुनंदा और कालिंदी चरण और तीन मित्र, इनकी पूरी कहानी दी गई है। आगे बढ़ना। विष्णु प्रभाकर, विष्णु दयाल भी बोला जाता है। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो यहाँ पर याद रखना, इनका जन्म होता है 1912 में। कहाँ होता है भैया? यूपी में होता है। तो इनका जन्म यहाँ पर यूपी में हो गया। इसके बाद 2009 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो जाती है। नीम का पत्थर एक यहाँ पर एकांकी विधा है। नीम का पत्थर जो है एक यहाँ पर एकांकी विधा मानी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दो बेटा, क्लास आपको कैसी लग रही है? बाद में नहीं मिलेगी, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, ग्यारह से 19 तक खत्म आज। ठीक है, अब देखो विष्णु प्रभाकर की बात करें तो यहाँ पे नीम का पत्थर है, जिसमें लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या टोपे, रामचंद्र और यहाँ पर, हाँ इसको हटा दो घोड़ा को। ठीक है भैया, हाँ अब देखना इनका एक यहाँ पे रचना लिख लेना, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा एक जीवनी है, बड़ी शानदार जीवनी है, 1974 में लिखी गई थी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर यहाँ पे लिखी गई थी। ये यहाँ पर उन सबसे प्रसिद्ध रचना भी इनकी मानी जाती है, प्रसिद्ध रचना भी इनकी मानी जाती है। आगे बढ़ जाए भैया, आगे बढ़ जाए यहाँ पर। हाँ आगे बढ़ जाए भैया, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, मूल नाम विष्णु दयाल था इनका। मूल नाम यहाँ पर क्या था बेटा? विष्णु दयाल था। मूल नाम इनका विष्णु दयाल था। विष्णु प्रभाकर की यहाँ पे बात होती है तो आप लोगों ने इनके नाटक देखे होंगे, आप लोगों ने इनके नाटक देखे होंगे, जैसे युगे युगे क्रांति। केवल रिवाइज करा रहा हूं, लिखना मत। युगे युगे क्रांति है, एक डॉक्टर है, लिपस्टिक की मुस्कान है, ये इनके नाटक माने जाते हैं। अब और अभी, अब और नहीं, सॉरी अब और नहीं, लिपस्टिक की मुस्कान। तो अब और मत लिपस्टिक लगाओ, नहीं तो टूटते परिवेश में ऐसे जूझ जाओगे कि डॉक्टर भी तुम्हारी क्रांति को नहीं झेल पाएगा। तो युगे युगे क्रांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेट नहीं बढ़ेगी भैया। हाँ फिक्स होगी, 2 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएंगे पेपर आपके। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर यहाँ पे उपन्यास है बेटा इनका, लिख लेना। अर्धनारीश्वर ये उपन्यास है लाडलो, ये उपन्यास विधाय अर्धनारीश्वर। मेरा वतन अर्धनारीश्वर, हाँ मेरा वतन यहाँ पे कहानी संग्रह है। ठीक है डन। एकांकी तो इनकी बहुत सारी हैं, एकांकी तो यहाँ पर इनकी बहुत सारी हैं, जैसे 12 एकांकी, इंसान भी है, 10 बजे रात, तो ये इनकी एकांकी मानी जाती हैं। आगे बढ़ जाएं।
शरद जोशी। अब बेटा यहाँ पर देखना, आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, समझना यहाँ पर। ये शरद जोशी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश के ही थे। पहली बात व्यंग्यकार थे, ये कौन थे भैया, तो व्यंग्यकार थे। और यहाँ पर जीप पर सवार इल्लियां, इनका एक निबंधात्मक व्यंग्य भी माना जाता है, बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा तो उज्जैन में इनका जन्म हुआ था, उज्जैन में यहाँ पर 1931 में इनका जन्म माना जाता है, 1991 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पर हाँ, इसमें पात्र कौन थे भैया, ये 3 इल्लियां थी, बड़े अफसर, छोटे अफसर और कवि, ये तीनों मिलके यहाँ पर क्या है भैया, इनको इल्ली बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जी बिल्कुल, ठीक है, डन। हाँ चलो, अखबार में किसकी फोटो छपी थी, इल्ली की छपी थी बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, अगर एक बार तुम लोग ब्लॉक हो गई, ये जो कबूतर कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसके बाद जीवन में क्लास नहीं देख पाओगे, पता है। हाँ, ज्यादा कॉपी पेस्ट मत करो, बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, कितने तारीख को होगा, क्या होगा, ये सब बता देंगे, ठीक है, डन। हाँ चलो भैया, अब आगे बढ़ जाएं, भैया, आगे बढ़ जाएं। अगला यहाँ पर देखना, शरद जोशी की यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जीप पर सवार इल्लियां, ये तो हो गया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को आप लोग और समझ लो बेटा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को और यहाँ पर समझ लेते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को और देख लेते हैं। 1906 में यूपी में जन्म होता है इनका। आत्मविश्वास यहाँ पर इनका क्या माना जाता है, एक निबंध माना जाता है, क्या माना जाता है, निबंध माना जाता है। और यहाँ पर याद रखना, इनकी रचनाओं की बात करें तो आपने देखा होगा, हाँ, जिंदगी मुस्काई एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी मुस्काई हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी मुस्काई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। नए इंसान भी एक इनकी रचना है, माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हाँ, तपती पगडंडियों पद यात्रा पर, तो यहाँ पे तपती पगडंडियां भी इन्हीं का ही है। माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई, नए इंसान हो जाए, ठीक है, दीप जले शंख बजे, ये सब किसकी रचना मानी जाती हैं, तो ये सब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की मानी जाती हैं। जिसमें आत्मविश्वास सिलेबस में है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए व्यक्ति को, आत्मविश्वास होना चाहिए, तो यहाँ पे निबंध विधा है ये। सिमंगल सिंह सुमन यहाँ पे समझना बेटा, सिमंगल सिंह सुमन यहाँ पे समझना आप लोग, सिमंगल सिंह सुमन देखना, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, सिमंगल सिंह सुमन देखना। यहाँ पर अखबार में किसकी फोटो छपी थी, इल्ली की फोटो छपी थी भैया। हो, सिमंगल सिंह सुमन यहाँ पे समझना बेटा, ये पथिक, सिमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में हुआ था, यूपी में हुआ था भैया। ये कविता है पथिक, हाँ बिल्कुल भैया, यहाँ पर पथिक आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट कविता मानी जाती है। हाँ, इसमें यहाँ पर याद रखना, बिल्कुल आपको रास्ते पर चलते ही जाना है, ठीक है। हाँ, कांटे भी होंगे, सब कुछ होगा। और यहाँ पर याद रखना, प्रथम काव्य संग्रह इनका हिल्लोल माना जाता है। मिट्टी की बारात दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत भी किसका है भैया, हाँ, मिट्टी की बारात दूसरा शोक गीत भी यहाँ पर किसका माना जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी यहाँ पर सिमंगल सिंह सुमन का ही माना जाता है। अगला देखना, रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें, हाँ, गुरुदेव भी इनको कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पर इनका जन्म कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। 7 मई 1861 को इनका जन्म होता है, 7 मई 1861 को इनका जन्म होता है। याचक और दाता इनकी कहानी मानी जाती है। हाँ, 1913 में गीतांजलि साहित्य के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, नाइटहुड मैन भी कहा जाता है, ठीक है। याचक और दाता कहानी भिखारिनी कहानी पर आधारित मानी जाती है। इसमें एक वृद्ध महिला होती है, एक सेठ बनारसी दास होता है, उनका बालक मोहन होता है। इनकी पूरी कहानी आपको दी गई है, इनकी पूरी कहानी आपको दी गई है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। चलो आगे बढ़ जाए, मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी, ठीक है। अगला देखना, अगला दिया रामधारी सिंह दिनकर, भगवान के डाकिए। तो यहाँ पे भगवान के डाकिए, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, 1908 बिहार में हुआ था। और याद रखना, भगवान के डाकिए कौन है, पक्षी, बादल, पेड़ पौधे, पहाड़। हाँ, तो ये भगवान के डाकिए भैया, भगवान के डाकिए आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ, अगला दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे क्या निराश हुआ जाए, ये भी एक निबंध है भैया, ये भी एक आपका निबंध है, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं, ठीक है।
देखो यहाँ पर याद रखना, क्या निराश हुआ जाए, यहाँ तो देखो हजारी प्रसाद में से क्वेश्चन आएगा, या तो यहाँ से आएगा या बाणभट्ट की आत्मकथा, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा। अब देखो, लेखक का मन समाचार पत्रों में दिखाए गए भ्रष्टाचार ठगी को देखकर हताश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब वो देखता जाता है कि भैया एक बार टिकट लेने पर पैसे वापस आना, बस वाले के द्वारा उसकी हेल्प करना, लोगों की धारणाएं क्या थी, तो वो उन चीजों को बोलता है क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए। अगला दिया गया यहां पर। ठीक है, अगला देखना, रमेश चंद्र शाह कठिन समय में है, डायरी विदा है भैया 15 सितंबर 2009 से 23 फरवरी 2017। तो यहाँ पे 1937 में इनका जन्म होता है भैया। साहित्य की विधा जिसमें लेखक अपने निज वृत्तांत का तिथिवार रूप से यहाँ पर लिखता है, तो इसमें यहाँ पर तिथिवार रूप से लिखा जाता है। और आपको इसमें एक और चीज याद कर लेनी है कि जो आपका यहाँ पे कठिन समय है, इसमें कहां से लेके कहां तक की यात्रा है, कहां से लेके कहां तक की यात्रा है, कहां से यहां पर स्टार्ट हुआ था, कहां पर ये खत्म होती है यात्रा, बस ये आपको याद कर लेना है भैया। चलो, हाँ बिल्कुल, यात्रा प्रारंभ होती है जयपुर से और कहां खत्म होती है, कहां खत्म होती है, भोपाल में खत्म होती है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। अगला देखना, भगवती चरण वर्मा, तो इनकी यहाँ पर दीवानों की क्या हस्ती है, कविता विधा है बेटा, ये कविता विधा है इनकी। और 30 अगस्त 1903 को इनका यहाँ पर जन्म हुआ था यूपी में। रामचंद्र तिवारी, पानी की कहानी निबंध विधा है, पानी की उत्पत्ति और जीवन चक्र का पूरा वर्णन दिया गया है इसमें। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखना इनकी कौन सी, पानी और धूप, एक कविता विधा है लाडलो, कैसी है, कविता विधा मानी जाती है। आगे यहाँ पर बढ़ना, उषा प्रियंवदा की वापसी, तो वापसी यहाँ पर क्या है भैया, एक कहानी मानी जाती है। गजाधर बाबू और यहाँ पर अमर कांति, नरेंद्र और बसंती, ये इसके क्या माने जाते हैं भैया, पात्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, पात्र। रेलवे में नौकरी करते थे, रिटायरमेंट हो गया था भैया। मंगलेश डबराल, तो इनकी यहाँ पर कौन है, संगतकार। तो भैया संगत का अर्थ क्या होता है, हाँ संगत का अर्थ तो यहाँ पर याद है, संगतकार है भैया ये, हाँ संगतकार। ठीक है, ये संगतकार जो होता है एक सहयोगी होता है, मुख्य गायक के साथ यहाँ पे गाने वाला, वाद्य यंत्र बजाने वाला, तो यहाँ पर याद रखना संगतकार है भैया। इनकी एक कविता मानी जाती है। आगे देखना, हरिशंकर परसाई की बात करें तो भैया यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते, जन्म सबको पता है 1922 होशंगाबाद में हुआ था, तो 1922 में होशंगाबाद में इनका जन्म हो गया था भैया। इसके बाद इनकी रचना कौन सी है, प्रेमचंद के फटे जूते, एक व्यंग है, याद रखना। हाँ, प्रस्तुत निबंध व्यंग प्रेमचंद की सादगी को दिखाता है और बाहरी आडंबरों पर व्यंग करता है। इसमें यहाँ पर कौन है भैया, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। हाँ देखो, ये तो आपके लिखवा दिए, जैसे होरी गोदान का है, सुजान भगत माधव कफन का है, हल्कू यहाँ पे पूस की रात का है, ये आपके यहाँ पर पात्र माने जाते हैं। ये पात्र माने जाते हैं, तो आप लोगों से वैसे पूछे तो नहीं जाएंगे, टेहरी गढ़वाल में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे महादेवी वर्मा, तो यहाँ पर मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है भैया, 1907 से 87 तक जन्म हुआ था। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और जब्बू निशा, ताई साहिबा, मनमोहन, ये यहाँ पर इसके पात्र माने जाते हैं। ये 2 क्लास सीनियर मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है भैया, मुंशी प्रेमचंद फिर आगे भैया, पंच परमेश्वर को लेके 80 में जन्म हुआ था, कहाँ, बनारस में। तो पंच परमेश्वर यहाँ पर याद रखना, पंच परमेश्वर याद रखना, एक कहानी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1916 में। इसमें जुम्मन शेख है, अलगू चौधरी है, खाला है और समझू साहू, ये यहाँ पर इसके मुख्य पात्र माने जाते हैं। ये कैसा, यहाँ पर कैसी कहानी है भैया, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। ये यहाँ पे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी मानी जाती है। तो याद रखना भैया, याद रखना भैया, याद रखना आप लोग इसको। आगे बढ़ जाओ, अगला यहाँ पर क्या दिया भैया, श्यामा चरण दुबे, तो 1922 जन्म मत देखना, यहाँ पे इनका नहीं आएगा। उपभोक्ता की संस्कृति कैसी विधा है, निबंध विधा है। हाँ, उपभोग ही सुख है। वर्तमान में हम यहाँ पे दिखावा जो देखते हैं, चीजें आकर्षित करती हैं, तो उसका यहाँ पे पूरा वर्णन दिया गया है। वर्तमान में हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, बाजार विलासिता सामग्री से भरा पड़ा है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। राहुल सांकृत्यायन ल्हासा की ओर यहाँ पर क्या है, यात्रा वृत्तांत माना जाता है। तिब्बती समाज के बारे में यहाँ पे जानकारी, भिगमंगों के छदम बेस में यहाँ पर वो जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, जितने ही बच्चे हैं भैया, ना तो तुमको टेस्ट लगाने की आवश्यकता ज्यादा है, आपको इतनी यहाँ पर मैराथन मिलने वाली है कि आपके सारे कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे।
और आज की क्लास को जो बच्चा देख लेगा उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे गिरिजा कुमार माथुर की बात करें, छाया मत छूना, ये यहाँ पर क्या है, इसकी विधा यहाँ पर कविता मानी गई है। छाया मत छूना का मुख्य संदेश ये है कि रंग बिरंगी जो रंग बिरंगी यहाँ पर यादों को याद ना करते हुए उचित रूप से यहाँ पर भविष्य निर्माण करने पर बल देना है। तो भविष्य निर्माण करने पर क्या देना है भैया, बल देना है। अगला रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत है, ये यहाँ पे माटी की मूर्तों में संकलित माना जाता है। बाल गोविंद भगत जो यहाँ पे रेखा चित्र है वो माटी की मूर्तों में क्या माना जाता है, संकलित माना जाता है। हाँ, अगला देखना यशपाल, यशपाल का कौन सा, लखनवी अंदाज है बेटा, और यहाँ पर ये व्यंग विधा है। लखनवी अंदाज यहाँ पर एक व्यंग विधा मानी जाती है। ये यहाँ पर दिखावा है, ये यहाँ पर दिखावा है, वो खीरे वाली कहानी है, ट्रेन में जाता है, केवल यहाँ पर उसको सूंघता है और फेंकता जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ। मन्नू भंडारी एक कहानी है, भी आत्मकथा है बेटा, ये आत्मकथा है तो आपको याद रख लेना है। स्वयं प्रकाश की नेताजी का चश्मा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुभाष चंद्र बोस कैप्टन चश्मे वाला, और यहाँ पे हलदार साहब और मास्टर मोतीलाल, ये यहाँ पर इसके पात्र माने जाते हैं। तो नेताजी का चश्मा एक कहानी विधा लाडलो, क्या है, एक कहानी विधा मानी जाती है। अगला आगे की अगर बात करें, मैं क्यों लिखता हूं, तो यहाँ पर ये प्रेरणात्मक निबंध माना जाता है। मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। ठीक है भैया, अगला नागार्जुन की अकाल और उसके बाद, तो ये कविता विधा है भैया, ये 1952 इसका रचना काल माना जाता है। सतरंगी पंखों वाली में संकलित मानी जाती है, कौन सी, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। आचार्य भूषण, तो यहाँ पे शिवा बावनी है, इसकी संख्या 4, 25 और यहाँ पे 26। इसमें यहाँ पे शिवाजी महाराज की वीरता और शौर्य और पराक्रम का क्या दिया गया है, वर्णन दिया गया है। बिल्कुल भैया। अगला महाकल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला, एक कविता है लाडलो, ये क्या है, एक कविता मानी जाती है। अगला सुमित्र पंत, इनकी रचना कौन सी भैया, ग्रामश्री, तो यहाँ पर एक कविता मानी जाती है। ये भी आपकी क्या है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, पंत जी का। सुकुमार कवि यही है प्रकृति के। अगला राजेश जोशी, कौन सा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी एक कविता भैया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। राजेश जोशी का 18 जुलाई 1946 को हुआ था। ठीक है, अगला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मेघ आए, मेघ आए यहाँ पर एक कविता है। यहाँ बिल्कुल आप लोग याद रखना, इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, ये याद रख लेना, मानवीकरण अलंकार भी है। इनका जन्म हुआ था यूपी में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाओ। जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य आप लोगों ने देखा होगा, एक कविता मानी जाती है। हाँ, हंस पत्रिका में 1932 में प्रकाशित हुई थी, और इनका जो जन्म होता है जयशंकर प्रसाद का वो 1889 में होता है। लेकिन आत्मकथ्य का प्रकाशन याद करना, ये आपका क्या है भैया, ये आपका यहाँ पर 1932 माना जाता है। डन, चलो हो गया। लो भैया अब सुन लो, हाँ ये क्लास अभी हाइड कर देते हैं, अब सुनना भैया सभी। आपका देखो, पहला तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आप लोग याद रखना, जितने भी विद्यार्थी हैं ना, आज की क्लास से आपका पूरा सिलेबस रिकॉल हो गया। उसमें क्या क्या था, क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत सारे बनेंगे, अगर क्वेश्चन अच्छे आएंगे तो। ठीक है भैया, विधा से क्वेश्चन आ सकता है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली बात आप लोग ये याद रखना, ये क्लास आपके लिए कैसी है। अब जो टेस्ट बचे हुए कबूतर, देखो टेस्ट में 5 से 7 क्वेश्चन गलत होते हैं। दूसरी बात आप लोग याद रखना, टेस्ट में आप लोगों को यहाँ पे जो बचे हुए टेस्ट हैं, अब उसके तौर पे आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी। पहली बात, उसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे आदिकाल से लेके, ये एप्लीकेशन पे मिलेंगे, आदिकाल से लेके पूरा यहाँ पर आधुनिक काल तक गद्य की विधाएं वगैरह, इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा। ठीक है भैया, और बताओ कोई डाउट हो तो किसी को। हाँ ठीक है, और ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना भैया, हाइड मत करना 12 बजे तक। ठीक है भैया, अच्छा चलो, ये शॉर्टकट नहीं था, ये था आपका यहाँ पर मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात करना, क्योंकि याद रखना मैंने पहले ही कहा था पूरा कवर करना है और बेहतरीन तरीके से कवर करना है। ठीक है, 12 बजे हटा देंगे, डन। क्लास हटा देना अभी, तो आधे बच्चे तो भैया यहाँ पर बिल्कुल मजा आ जाएगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो मेरी बात सुन लो भैया, कल हो सकता है मेरी क्लास नहीं रहेगी, लेकिन अब जो रहेगी वो मैराथन रहेगी। और मैराथन यहां पर किसकी रहेगी तो सुन लो भैया। अब रहेंगे जैसे आपके कवि आदिकाल भक्तिकाल, अलग अलग आदिकाल के कौन कौन से कवि उनकी रचना, भक्तिकाल के कौन कौन से कवि उनकी रचना, रीतिकाल के कौन कौन से कवि उनकी रचना, आधुनिक काल के कौन कौन से कवि उनकी रचना, पहला कंसेप्ट। अगली क्लास किसकी आएगी, गद्य की विधाएं, मोस्ट। फिर यहां पर एक क्लास आपकी आएगी, एक क्लास जो यहाँ पे मिलती जुलती रचनाएं की जो क्लास रहेगी आपकी, कि कौन सी रचना मिलती जुलती है, तो उनकी एक क्लास रहेगी आपकी। फिर व्याकरण की मैराथन। तो अभी 10-15 दिन में बेहतरीन क्लासें आने वाली हैं एग्जाम ओरिएंटेड। मिलते हैं भैया यहाँ पर, सभी बच्चे 12 बजे तक देख लेना, उसके बाद हटवा देंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। जो भी बच्चे हैं इस क्लास में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो भैया डन हो गया। चलो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी आप फॉलो कर सकते हो इंस्टा पर, प्रदीप सर डैश हिंदी। जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी अपडेट वगैरह है सब आपको मिल जाती है, यूट्यूब पर मिल जाएगी, इंस्टा पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट में जरूर बताना। बोलिए भारत माता की जय।